गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग का डिस्कशन किया था। हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस की बात करके असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस का मीनिंग समझा था। अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो बदले में हमें सर्विस मिल रही है या फिर बदले में जो हमें गुड्स मिल रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है उसकी लाइफ देखी जाती है। अगर लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो हम उसे असेट मानते हैं, अगर लाइफ 1 साल से कम है तो हम उसे एक्सपेंस मानते हैं। ऐसा हमने कंप्लीट ट्रांजैक्शंस के लिए बात की थी। और फिर इनफ्लोस के लिए भी मैंने बोला था कि अगर पैसे हमें लौटाने पड़ेंगे तो हम उसे लायबिलिटी मानेंगे, और पैसे अगर हमने अर्न किए हैं तो फिर हम उसे अपनी इनकम मानेंगे। इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस में राइट टू रिसीव अगर है तो ऐसे केस में राइट टू रिसीव को असेट क्लासिफाई किया जाएगा, और ड्यूटीज टू पे जो होती हैं उसे हम लायबिलिटीज में क्लासिफाई करते हैं। अब ये बात तो हमारी हो गई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट है जिसके बारे में हम आज वाली क्लास से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे डेबिट क्रेडिट की। तो सबसे पहले उस असेट की बात कर लेते हैं। देखिए, जब हमने कंप्लीट ट्रांजैक्शंस की बात की तो कंप्लीट ट्रांजैक्शंस में हमने इस तरह से समझा कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो तो मनी ही है, मतलब पैसा इन्वॉल्व है, जिसको हम अकाउंट्स में कैश बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कैश ही पड़ा हुआ है, कैश इटसेल्फ इज एन असेट, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये एक ऐसा असेट है जो आप जितने साल चाहें उतने साल तक अपने पास रख सकते हैं। और अगर ये कैश असेट आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर ट्रांजैक्शंस आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। उस दिन तो हमने ये समझ लिया था कि हम अगर कैश का पेमेंट करके कोई आइटम खरीदते हैं, उस आइटम की लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो हम उसे असेट बोलेंगे। जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग हमारे लिए असेट है। अगर हमने मोबाइल फोन परचेज किया, मोबाइल फोन हमारे लिए असेट है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे लिए असेट है। लेकिन जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश, क्या कैश भी हमारे लिए असेट है क्या? द आंसर इज यस, कैश इटसेल्फ हमारे लिए असेट है। अब वो असेट हम जब उनको पे कर रहे हैं तो बदले में हमें वो दूसरा असेट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। लेन देन जिसको हम बोलते हैं, ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं, अब हम उसके रियल मीनिंग पे आते हैं। अब मेरी बात को बहुत प्रॉपरली समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने अभी तक ये समझा है कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अब ये तो हो गई एक बात। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करनी है। याद कीजिए, अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था प्रॉफिट का कैलकुलेशन, और प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा था। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मीनिंग इसलिए समझा क्योंकि हमें आगे जाके उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया है। ये बात भी समझ में आ गई थी कि ट्रांजैक्शंस के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है एक ट्रांजैक्शन के लिए। अब एक चीज समझिए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रांजैक्शन के हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, मतलब मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि जैसे एक कॉइन होता है, उसके 2 पहलू होते हैं सिक्के के, एक को हम हेड्स बोलते हैं, दूसरे को टेल्स बोलते हैं। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2 सिक्के हैं, 2 कॉइन्स हैं। हमारे पास कॉइन तो एक ही है लेकिन देखने के अलग अलग 2 साइड्स हैं। अगर हम हेड्स साइड देख रहे हैं तो भी हम वही कॉइन देख रहे हैं, अगर हम टेल्स साइड देख रहे हैं तो भी कॉइन तो वही है। मतलब ये कि अब हमको ट्रांजैक्शन को 2 अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। हमने जो असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस का मीनिंग डिस्कस किया था वो हमने ट्रांजैक्शन को केवल एक एंगल से देखा कि हमारे पास आ क्या रहा है। अब हमें ट्रांजैक्शन को दोनों एंगल से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके दोनों एंगल्स को ही डेबिट और क्रेडिट बोला जाता है। तो ऐसे केस में डेबिट क्रेडिट में एंट्री से पहले ट्रांजैक्शन के ये दोनों एस्पेक्ट हमको समझ में आने चाहिए। इनफैक्ट दोनों एस्पेक्ट हमको दिखने चाहिए। मतलब ये है कि अब ट्रांजैक्शन जब हम कोई भी देखेंगे यहाँ पे तो हम उसको 2 तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको दोनों एस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, केवल हेड्स दिख रहा है या फिर केवल टेल्स दिख रहा है, मतलब अभी आपको अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं आ रही है। इसीलिए अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स में एंट्री करेंगे और लॉजिक आपको हमेशा सेम ही लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में भी आपको ये 2 एस्पेक्ट वाली बात काम आएगी, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम एंट्री कर चुके हैं, जर्नल एंट्रीज 11th में तो काम आती ही है।
12th में भी काम आती हैं। किसी से भी आप पूछेंगे कि अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो वो बोलेगा जर्नल एंट्रीज, क्योंकि जिसने जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना सीख लिया, जर्नल एंट्रीज बनाना सीख लिया, डेबिट क्रेडिट की जिसको समझ आ गई, फिर उसके लिए अकाउंटिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम अगर आप फेस कर लेते हैं, आपको अच्छे से चीजें बनने लग जाती हैं, तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स बहुत सिंपल लगने लग जाएंगे आपको अकाउंट्स में। तो हम 2 एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, हमें 2 एस्पेक्ट ढूंढने हैं अकाउंटिंग में कैसे भी करके। अब देखिए, 2 एस्पेक्ट समझने से पहले हमने कैश का असेट होना समझ लिया, ये पहली बात हमको समझ में आ गई। अब हम 2 एंगल्स की बात करें एक ट्रांजैक्शन के, उससे पहले हम एक और बात समझ लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में असेट्स का, लायबिलिटीज का, एक्सपेंसेस का और इनकम्स का मीनिंग तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन हमने इस तरह की बातें नहीं की थी कि अगर असेट्स हैं तो असेट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। लायबिलिटीज जो हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। एक्सपेंसेस के साथ भी सेम फंडा है, एक्सपेंसेस बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इनकम्स के साथ भी सेम है, इनकम्स भी इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। कुल मिला के जो 4 हमने पिलर्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, उन 4 पिलर्स में से 8 ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। 8 ऑप्शंस में क्यों बोल रहा हूं, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमें हर ट्रांजैक्शन के 2 एंगल्स ढूंढने हैं, जिसमें से एक एंगल तो हमको बहुत इजीली मिल जाएगा, जो दूसरा एंगल है उसके लिए हमारे पास ये 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब कहने का ये है, देखिए सपोज मैंने आपको बोला कि हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, असेट है बिल्डिंग हमारे लिए। तो बिल्डिंग हमारे लिए असेट है, ये ट्रांजैक्शन का एक एंगल है। इस ट्रांजैक्शन में दूसरा एंगल भी है, और वो दूसरा एंगल ढूंढने के लिए आपके पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 8 भी नहीं, इनफैक्ट अब आपके पास 7 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि देखिए, बिल्डिंग हमने खरीदी तो बिल्डिंग अपने आप में एक असेट है, और वो असेट हमारे पास आया, असेट इंक्रीज हुआ। तो असेट इंक्रीज हुआ, ये ऑप्शन अब खत्म हो गया। अब बचे असेट डिक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी डिक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, इनकम डिक्रीज हुई। 7 ऑप्शंस अब हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमें यह सोचना है कि बिल्डिंग इंक्रीज होने के साथ और क्या हुआ है, दूसरा एंगल क्या है इसका। तो अब देखिए, सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, बिल्डिंग परचेज्ड सपोज ट्रांजैक्शन है, और हर ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास 8 ऑप्शन होते हैं। इन 8 में से ही 2 एंगल हमको ढूंढने होते हैं, जिसमें से पहला एंगल तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग एक असेट है और वो असेट इंक्रीज हो गया। मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब दूसरा एंगल सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग आई, हमने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग बढ़ गई, ये तो क्लियर है, लेकिन हमने क्या किया उनके लिए, हमने उन्हें पैसे दिए, हमने उन्हें कैश में पेमेंट किया। तो क्या अपने आप में कैश भी एक असेट है क्या? अभी अभी हमने बात की थी कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कैश, वो भी एक असेट है। तो क्या हमारा कैश पेमेंट करना, इसकी वजह से हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा क्या? बिल्कुल कम हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बिल्डिंग नाम का असेट इंक्रीज हो गया है तो कैश नाम का असेट डिक्रीज हो गया होगा? तो मतलब ये है कि असेट डिक्रीज भी हुआ है, लेकिन जो असेट इंक्रीज हुआ है उसका नाम है बिल्डिंग, और जो असेट डिक्रीज हुआ है उसका नाम है कैश। ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है। हर ट्रांजैक्शन में आपको 2 एंगल मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो दोनों एंगल्स के लिए आपके पास हमेशा ये 8 ऑप्शंस रहेंगे। इन 8 में से आपको कोई 2 ऑप्शन दिखेंगे और वही दोनों एंगल्स होंगे। लेकिन हाँ, मैंने बोला ना, ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिंपल होगा तो दोनों एंगल्स समझना बहुत आसान है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा ये बातें आपको डिफिकल्ट लगने लग जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो जो मैंने ये बात बताई है, ये असेट्स इंक्रीज डिक्रीज वाली, लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज वाली, और ये जो 2 एंगल्स हमने ढूंढे हैं, यहीं से उनको प्रॉब्लम होना चालू हो गई होगी। और ऐसा होता भी है, जब तक हमको खुद से
ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं कि असेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज। जब तक हम ये खुद से नहीं करने लग जाएंगे हमको दिक्कत होगी ही होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां जब हम अकाउंट सीख रहे हैं तो ये एक ही पॉइंट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जब हमने इंग्लिश बोलना सीखा या फिर जब हमने हिंदी बोलना सीखा तो डायरेक्ट नहीं सीख लिया था। पहले हमने इंग्लिश के रूल्स सीखे थे, फिर धीरे धीरे करके हमने लैंग्वेज सीखी। तो वैसे ही अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है जिसमें डेबिट और क्रेडिट का मतलब हमको समझना है, डेबिट और क्रेडिट को यूज करते हमें आना चाहिए। उसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और ऐसे केस में आपको लैंग्वेज सीखने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमने पहले से पढ़ा हुआ है, रूटीन सब्जेक्ट है हमारा, तो हमको सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि आज अगर आपको डेबिट क्रेडिट का मतलब धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है, ये जो 8 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं ये समझ में आने लग जाते हैं, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज धीरे धीरे सीखना शुरू कर चुके हैं। और अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो गई तो क्लास 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 12th में आप ये बोल सकते हैं कि देखो ये सारी चीजें तो हमको बनती ही हैं, थोड़े बहुत लॉजिक्स और हैं जो क्लियर होते चले जाएंगे, तो क्लास 12th में भी हमको सारी चीजें इजीली बनने लग जाएंगे। मतलब ये है कि लैंग्वेज जब तक आप नहीं सीखेंगे, ये डेबिट क्रेडिट जो मैं बताऊंगा वो नहीं सीखेंगे, तो आपको अकाउंट्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको अकाउंट्स जो है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा भी नहीं। ये 2 एस्पेक्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए डेबिट क्रेडिट निकल यहीं से रहा है। इन्हीं 2 एस्पेक्ट्स को डेबिट क्रेडिट बोला जाता है। लेकिन किसको डेबिट और किसको क्रेडिट और क्यों, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। पहले हमको अलग अलग ट्रांजैक्शंस में 2 एस्पेक्ट्स दिखना तो चालू हो जाए। फिलहाल तो हमने एक सिंपल से ट्रांजैक्शंस में 2 एस्पेक्ट देख लिए। अब स्टूडेंट्स को यह भी लगता है कि सर यहां पे तो दोनों में असेट ही है, तो देखिए दोनों में असेट है, लेकिन एक असेट इंक्रीज हो रहा है, एक असेट डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास 8 ऑप्शंस हैं, हमें उन 8 ऑप्शंस में से ही 2 चूज करने हैं। लेकिन हां, दोनों बार असेट इंक्रीज हो ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों बार असेट डिक्रीज हो, मतलब दोनों एंगल्स में असेट डिक्रीज हो रहा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हमें जो 2 ऑप्शन चूज करने हैं उसमें असेट इंक्रीज और असेट डिक्रीज बिल्कुल हो सकता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो असेट डिक्रीज हो ऐसा भी हो सकता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो असेट डिक्रीज हो ऐसा भी हो सकता है। कुल मिला के यहाँ पे 8 जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी 2 ऑप्शंस लग सकते हैं। अब देखिए, हाँ, इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ये एक और ट्रांजैक्शन हमने लिया। ये पहला ट्रांजैक्शन है, ये दूसरा ट्रांजैक्शन है, और ऐसे ही हम कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम इन 8 ऑप्शंस की बार बार बात करेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा। और वैसे भी देखिए, हमने ट्रांजैक्शंस 2 टाइप के हैं, ये तो समझ लिया है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो फिलहाल हम कंप्लीट ट्रांजैक्शंस ही ले रहे हैं ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आए, फिर हम इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस की बात भी करेंगे। अब देखिए, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय जैसे ही हमने लिखा यहाँ पे, पहले ये समझिए कि सैलरी जो है वो अपने आप में एक्सपेंस है, इसकी बात हम कर चुके हैं। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो बदले में हमें क्या मिला हम उसको देखते हैं। तो पिछले एग्जांपल में बदले में हमको बिल्डिंग मिली थी, बिल्डिंग की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, वो असेट है। लेकिन जैसे ही हमने सैलरी का पेमेंट किया तो बदले में हमें एम्प्लॉय की सर्विसेज मिली। अब सर्विसेज तो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाती हैं, तो ऐसे केस में 1 साल वाला फंडा तो लगेगा नहीं। मतलब कि सैलरी का पेमेंट करना अपने आप में खर्चा तो है, लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। देखिए, एक्सपेंस बढ़ गया हमारा, उस एक्सपेंस का नाम है सैलरी। सैलरी नाम का खर्चा हमारा इंक्रीज हुआ। अब दूसरा एस्पेक्ट हमको ढूंढना है कि और इसके अलावा क्या हुआ। अब हमने जैसे ही सैलरी का पेमेंट किया, हमारी जेब से क्या गया, हमको तो बदले में एम्प्लॉय की सर्विसेज मिल गई, हमारी जेब से क्या गया, हमारी जेब से कैश गया। कैश अपने आप में एक असेट होता है, क्या वो कैश नाम का असेट डिक्रीज हो गया क्या? बिल्कुल डिक्रीज हो गया, असेट डिक्रीज। कौन सा असेट डिक्रीज हुआ? कैश। अब समझिए, लास्ट क्लास तक हमने क्या समझा था? लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये देखा था
कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ ये चेक करो कि बदले में जो मिल रहा है वो असेट है कि एक्सपेंस। हमको एक और बात समझ में आनी चाहिए इन दोनों ट्रांजैक्शंस को देख के कि जब भी कैश का आउटफ्लो होता है हमारा एक असेट तो बाहर जाता ही जाता है और उसका नाम है कैश। अब चाहे वो कैश एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो कैश किसी दूसरे असेट में कन्वर्ट हो जाए, जब पहला हमने पेमेंट किया तो हमारा कैश रिड्यूस हो गया, हमारा एक असेट तो डिक्रीज हुआ ही लेकिन वो कन्वर्ट हो गया एक दूसरे असेट में। दूसरे एग्जांपल में ये हुआ कि कैश नाम का असेट तो डिक्रीज हुआ ही क्योंकि पेमेंट तो हम कर ही रहे हैं, कैश बैलेंस तो हमारा कम होगा ही होगा, लेकिन वो कैश कन्वर्ट हो गया एक एक्सपेंस में, हमारा खर्चा बढ़ गया। कुछ लोगों को लगता है कि सर हमने सैलरी का पेमेंट कर दिया, अब हमें सैलरी का पेमेंट बाद में नहीं करना पड़ेगा तो खर्चा तो एक प्रकार से खत्म हो गया ना। देखिए खर्चा खत्म नहीं हुआ। जब भी आप शॉपिंग करके आते हैं, जब भी आप पेट्रोल वगैरह के खर्चे करके आते हैं तो क्या आपके पेरेंट्स कुछ इस तरह से बोलते हैं क्या कि आपने खर्चे खत्म कर दिए, कि आप बहुत खर्च कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं? मतलब ये है कि जब आप इन चीजों का पेमेंट करते जा रहे हैं आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप किराया देंगे, आप रेंट का पेमेंट करेंगे, आपका एक्सपेंस और बढ़ जाएगा। आप टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट करते चले जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस और बढ़ते जाएंगे और आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा। ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल मैंने जो दो एग्जांपल्स दिए हैं आपको, वो दोनों एग्जांपल्स में एक कॉमन आइटम है, वो है कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि दोनों में ही आउटफ्लो था। लास्ट क्लास में हमने जब कंप्लीट ट्रांजैक्शंस की बात की थी तो आउटफ्लो से ही शुरुआत की थी ना, कि आउटफ्लो में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आउटफ्लो में दो पॉसिबिलिटीज तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और चीज हो रही है कि आउटफ्लो हो रहा है तो कैश तो कम हो ही रहा है, मतलब एक असेट तो हमारा जा ही रहा है। अब वो असेट या तो किसी दूसरे असेट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वो असेट जो है किसी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आउटफ्लो के दो एग्जांपल्स जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, हमने उनके दोनों एंगल्स भी समझ लिए। मेरे ख्याल से ये दोनों ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये देखिए यहाँ पे जो रूल लगा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, ये यहाँ का रूल है, और दूसरा जो रूल लगा असेट डिक्रीज होना, ये यहाँ का रूल है। एक एक्सपेंस बढ़ा और एक असेट डिक्रीज हुआ। पिछला जो एग्जांपल था फर्स्ट एग्जांपल, उसमें दोनों असेट्स के रूल्स लगे थे, लेकिन कुल मिला के आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर एक असेट बढ़ रहा है तो दूसरा असेट कम हो रहा है। ये बात आपको एटलीस्ट समझ में आ रही होगी। या फिर अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो असेट कम हो रहा है। तो सर क्या आप ऐसा बोलना चाहते हैं क्या कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज ही होगी? इसको मैं और प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले कुछ एग्जांपल्स हम और समझ लेते हैं और देख लेते हैं, ताकि कुछ ट्रांजैक्शंस देख लें तो ये इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंसेस असेट्स लायबिलिटीज इनकम्स वाली बात जो है वो थोड़ी और क्लियर हो जाए, फिर हम और आगे की बातें करेंगे। इस डिस्कशन को पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब देखिए आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करें उससे पहले वापस मैं यहाँ पे 8 रूल्स लिख देता हूँ। असेट का बढ़ना, असेट का कम होना, एक्सपेंसेस का बढ़ना, एक्सपेंसेस का कम होना, लायबिलिटीज का बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना, और इनकम्स का बढ़ना, इनकम्स का कम होना। ये 8 अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास, जिसमें से 2 हमारे काम के होते हैं हर ट्रांजैक्शन में। अब देखिए सपोज तीसरा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड इन कैश। रेंट रिसीव्ड इन कैश, हमें किराया मिला है और कैश में मिला है। तो ऐसे केस में हमारे पास पैसे आए हैं, पैसे का इनफ्लो हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पैसे हमें किसी को लौटाने पड़ेंगे क्या? द आंसर इज नो। तो हमने जब भी इनफ्लो की बात की थी तो अगर हमारे पास कमाए हुए पैसे आ रहे हैं तो हम उसे इनकम बोलते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे किराए की इनकम हमको हुई है। दूसरा एस्पेक्ट हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? पहला एस्पेक्ट तो दिख गया, हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने किराया कमाया है तभी हमको पैसे मिले हैं। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, वो ट्रिकी है। जब हम दोनों एस्पेक्ट समझ लेते हैं तो और ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। जब तक एक ही पता होता है तब तक अच्छा लगता है। अब दूसरा एस्पेक्ट देखिए क्या है यहाँ पे, कि हमको जो रेंट मिला है, ये रेंट तो अपने आप में इनकम है, ये चीज तो क्लियर है कि इसको हमने अर्न किया है, लेकिन जिस मोड में मिला है वो है कैश। कैश के फॉर्म में ही पैसा आया है, और जैसे ही कैश हमारे पास आया
तो हमारी संपत्ति जो है वो बढ़ गई। अभी जो दो एग्जांपल्स हमने देखे थे उसमें हमने पेमेंट किया था, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। पहले में पेमेंट किया तो बिल्डिंग मिली बदले में, दूसरे में पेमेंट किया सैलरी का। तो ऐसे केस में दोनों में एक चीज कॉमन थी कि हमारा कैश जा रहा था, कैश जा रहा था तो असेट कम हो रहा था। यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है। और जो असेट बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी किराए की इनकम हो रही है। मतलब एक तो इनकम इंक्रीज हो गई और दूसरा असेट भी इंक्रीज हो गया। अब दो अलग अलग कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हो सकते हैं। पहला कंफ्यूजन, सर हमें किराया मिला है कि कैश मिला है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हमें किराया मिला कि कैश मिला। तो समझिए, आपको जो एक्चुअली रिसीव हुआ है वो है कैश, लेकिन वो कैश क्यों रिसीव हुआ? क्योंकि आपने अर्निंग की है, इनकम अर्न की है, और उस इनकम का नाम है रेंट। जब भी आपको पैसे मिलेंगे तो वो किसी न किसी वजह से मिलेंगे, किसी न किसी रीजन से मिलेंगे। वो रीजन इनकम भी हो सकता है, वो रीजन कोई लायबिलिटी भी हो सकती है। तो ऐसे केस में यहाँ पे रीजन है इनकम, और उस इनकम का नाम जरूर रेंट है, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो तो कैश ही है। तो पहला डाउट तो यही आता है हमारे दिमाग में। दूसरा डाउट क्या आ सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है कि सर अभी अभी आपने बोला कि एक चीज इंक्रीज होगी, एक चीज डिक्रीज होगी, फिर अब आप बोल रहे हो असेट भी इंक्रीज हो गया, इनकम भी इंक्रीज हो गई। तो देखिए, मैंने कभी नहीं बोला अभी तक कि एक आइटम इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज ही होगा, या फिर पहला अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा। ऐसा मैंने नहीं बोला है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। दो आइटम्स इंक्रीज एक साथ हो सकते हैं, दो आइटम्स एक साथ डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो जो हमारे पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल थे, अब हम उन ऑप्शंस को और डिटेल में समझते हैं। देखिए, कुल मिला के हमने आउटफ्लो और इनफ्लो से कहानी की शुरुआत की थी। तो जो आउटफ्लो वाला ग्रुप था, ये एसेट्स और एक्सपेंसेस वाला ग्रुप, इसको हम डेबिट ग्रुप बोल सकते हैं। जो लायबिलिटीज और इनकम वाला ग्रुप है, ये अपने आप में एक ग्रुप है जिसको हम इनफ्लो वाला ग्रुप बोल रहे थे। हमने इनफ्लोज में से ही ये दो आइटम्स निकाले थे, तो हम इसको क्रेडिट ग्रुप बोल सकते हैं। डेबिट ग्रुप और ये हो गया क्रेडिट ग्रुप। अब डेबिट ग्रुप और क्रेडिट ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल आपको डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं पता है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि असेट्स और एक्सपेंसेस जो है वो एक ही ग्रुप के आइटम है, लायबिलिटीज और इनकम्स जो है ये भी एक ही ग्रुप के आइटम्स हैं। तो ऐसे केस में जब हम इन चारों की बात करते हैं, तो अगर एक आइटम इंक्रीज होगा तो दूसरा पक्का डिक्रीज होगा। अगर दोनों एंगल्स जो हैं वो एक ही ग्रुप के हैं तो फिर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। लेकिन अगर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, मतलब एक आइटम ऐसा है, जैसे यहां पे देखिए रेंट रिसीव्ड इन कैश लिखा हुआ है। अब रेंट जो है वो इनकम है, इनकम जो है वो इस ग्रुप का आइटम है, और असेट है दूसरा एस्पेक्ट। असेट जो है वो पहले ग्रुप का आइटम है। दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। मतलब असेट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, और अगर दोनों एक ही ग्रुप के होंगे तो दोनों का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि अगर दोनों एक ग्रुप के हैं तो हमेशा डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, अगर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि असेट बढ़े और इनकम कम हो जाए, क्योंकि ये इस ग्रुप का है, अलग ग्रुप का, ग्रुप फर्स्ट का, और ये इनकम जो है वो सेकंड ग्रुप की है। तो ऐसे केस में असेट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, असेट कम होगा तो इनकम भी कम होगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन हाँ, अगर एक्सपेंसेस और असेट्स की बात करें तो ये दोनों सेम ग्रुप के हैं। सेम ग्रुप के हैं तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। या फिर अगर दोनों सपोज असेट्स के रूल्स लग रहे हैं तो ऐसे केस में एक असेट बढ़ेगा तो दूसरा असेट कम ही होगा। दोनों असेट्स साइमल्टेनियसली नहीं बढ़ सकते हैं, दोनों एक्सपेंसेस नहीं हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, और दोनों एक्सपेंसेस साइमल्टेनियसली बढ़ नहीं सकते हैं। लायबिलिटीज जो है वो साइमल्टेनियसली कभी नहीं बढ़ सकते हैं। अगर एक लायबिलिटी कम होगी तो दूसरी लायबिलिटी बढ़ सकती है। मतलब ये कि देखिए, 8 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस हमें चूज करने हैं। वो 2 ऑप्शंस कोई भी हो सकते हैं, इस ग्रुप के भी हो सकते हैं, इस ग्रुप के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर
अगर दोनों ऑप्शंस एक ही ग्रुप के हैं तो पक्का एक इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा। और अगर दोनों ऑप्शंस अलग अलग ग्रुप के चूज किए हैं हमने तो दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे इनकम और असेट दोनों जो हैं वो अलग अलग ग्रुप के हैं। अलग अलग ग्रुप के होने की वजह से दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे रेंट नाम की जो इनकम है वो भी बढ़ी है, कैश नाम का जो असेट है वो भी इंक्रीज हुआ है। दोनों इंक्रीज हुए क्योंकि ये क्रेडिट ग्रुप का आइटम है, ये डेबिट ग्रुप का आइटम है। डेबिट क्रेडिट शब्दों पे मत जाइए, सिर्फ इतना समझिए कि इन चारों का एक अलग ग्रुप है, इन चारों का एक अलग ग्रुप है। अब जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसका ग्रुप भी देखना पड़ेगा। अगर दोनों एक ग्रुप के हैं तो डायरेक्शन पक्का ऑपोजिट होगा, अगर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो डायरेक्शन पक्का सेम होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें बहुत इजीली क्लियर होती चली जाएं। मशीन परचेस्ड इन कैश, मशीन परचेस्ड इन कैश। देखिए सिंपल ट्रांजैक्शंस में सारी चीजें इजीली समझ में आ जाती हैं, तो हमें लगता है कि इतना डिटेल में आप ये सारी चीजें बता रहे हो, इसकी जरूरत क्या है, हमको तो बहुत इजीली ऐसे भी समझ में आ रहा है। तो हम ये जो डिटेल समझने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस भी हमको देखने हैं। तो ऐसे केस में ये ट्रांजैक्शंस बन जाएं और वो ट्रांजैक्शंस ना बने तो प्रॉब्लम होगी। अब मशीन परचेस्ड इन कैश लिखा हुआ है, पहले तो ये समझे कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी, वहीं से समझ में आएगा। सारे के सारे हम आज वाली क्लास में कंप्लीट ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस नहीं देख रहे हैं फिलहाल। अब देखिए मशीन परचेज इन कैश में आउटफ्लो हुआ, हमने पेमेंट किया, बदले में हमको क्या मिला, बदले में हमको मशीन मिली। तो ऐसे केस में मशीन एक असेट है, मशीन एक असेट है, वो असेट इंक्रीज हो गया। और जैसे ही हमने कैश में पेमेंट किया तो क्या अपने आप में कैश भी एक असेट है क्या? बिल्कुल कैश भी एक असेट है। ये असेट जो है वो डिक्रीज हो गया, असेट बढ़ा, असेट कम हुआ। दोनों रूल्स जो हैं वो असेट के लगे, जिनको मैं 8 ऑप्शंस बोल रहा हूं, एक्चुअली ये डेबिट क्रेडिट के 8 रूल्स हैं। इन 8 रूल्स में से हमेशा 2 रूल्स अप्लाई होंगे ही होंगे हर ट्रांजैक्शन में, और उन्हीं 2 रूल्स को हम 2 एस्पेक्ट्स बोलते हैं, 2 एंगल्स बोलते हैं। मशीन का बढ़ना एक एंगल है, सिक्के का एक पहलू है जो समझ में आ गया। हमारे पास जो कैश अवेलेबल था वो कैश चला गया, कैश बैलेंस कम हो गया, ये दूसरा एंगल है समझने का। लेकिन दोनों ही एंगल्स में कैश इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर दोनों में ही कैश इन्वॉल्व हो रहा है, सॉरी दोनों में ही असेट इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर दोनों जगह असेट है तो एक असेट बढ़ेगा तो दूसरा पक्का कम होगा, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के आइटम्स हैं, दोनों सेम ग्रुप के ऑप्शंस हमने लिए हैं। दोनों ऑप्शंस अगर सेम ग्रुप के होंगे तो डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगा। 2 असेट्स कभी भी एक साथ इंक्रीज नहीं हो सकते। ये कहानी कैसे समझ में आ सकती है अच्छे से, अगर आप मेरी पहली बात पे फोकस करेंगे कि कोई किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास आया हो एक असेट और दूसरा भी हमारे ही पास आया होगा असेट? ऐसा कैसे हो सकता है? लेन देन अगर होगा तो अगर हमें कुछ मिलेगा तो हमें भी तो सामने वाले को कुछ देना पड़ेगा। तो इस एंगल से आप समझेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होना चालू हो जाएंगी। खैर 4th एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे ये रेंट रिसीव्ड इन कैश था, रेंट पेड इन कैश भी देख लेते हैं। रेंट पेड इन कैश, अब देखिए रेंट हमें मिला था, वो हमें किसी को लौटाना नहीं था, तो वो हमारे लिए इनकम थी। यहाँ पे हमने रेंट का पेमेंट किया है, तो पहला तो कैश आउटफ्लो तो हुआ ही सही, लेकिन बदले में हमको सर्विस मिली और वो सर्विस तो कंज्यूम हो गई। तो ऐसे केस में रेंट तो अपने आप में एक एक्सपेंस है, तो रेंट एक एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस बढ़ गया। हमने रेंट का जैसे ही पेमेंट किया हमारा खर्चा बढ़ गया, और जो हमारे पास कैश अवेलेबल था वो कैश डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस बढ़ गया, असेट डिक्रीज हो गया। अब इन दोनों को जरा देखिए, ये एक्सपेंस और असेट दोनों सेम ग्रुप के हैं, और दोनों सेम ग्रुप के हैं इसलिए दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो असेट कम हो रहा है। इन दोनों को जरा कंपेयर कीजिए, एग्जाम्पल 3 जो है और एग्जाम्पल 5th जो है। एग्जाम्पल 3 में दोनों अलग अलग ग्रुप के थे, एग्जाम्पल 5th में रेंट का पेमेंट हुआ है, ट्रांजैक्शन जस्ट ऑपोजिट हुआ है। पहले हमें किराया मिला था, अब हमने किराए का पेमेंट किया है, लेकिन ट्रांजैक्शन ऑपोजिट होने की वजह से
जो यहाँ पे हमने रूल्स लगाए हैं वो रूल्स दोनों एक ही ग्रुप के लग रहे हैं, और एक ग्रुप के लग रहे हैं इसीलिए दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपकी हैबिट में आनी चाहिए। दोनों एस्पेक्ट्स इमीडिएटली ढूंढ लेना और फिर ये भी चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दोनों सेम ग्रुप के हों और दोनों बढ़ रहे हों, क्योंकि अगर दोनों सेम ग्रुप के हैं और दोनों बढ़ रहे हैं मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो दोनों का बढ़ना कंपलसरी है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं तो दोनों का कम होना भी कंपलसरी है, मतलब या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों कम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। 3 एग्जांपल्स हमने लिए, तीनों देखा जाए तो सिंपल एग्जांपल्स हैं जिसमें कैश कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है क्योंकि तीनों कंप्लीट ट्रांजैक्शंस हैं। अब इस डिस्कशन को हटाता हूं, 1-2 इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस देखते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो। अब 6th ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। अच्छा, जो 5th ट्रांजैक्शन हमने अभी देखा जिसमें हमने रेंट का पेमेंट किया, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने कैश दिया कि किराया दिया। तो हमने दिया तो अपनी जेब से कैश ही है, लेकिन जो एक्सपेंस हुआ है उस एक्सपेंस का नाम है रेंट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए 6th ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, सपोज मोबाइल परचेस्ड ऑन क्रेडिट, मोबाइल परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अब ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांजैक्शन हमने काफी सारे देख लिए, वहां पे बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लग गई होगी। अब हमने एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखा है जिसमें हमने मोबाइल फोन खरीदा है और क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट पे खरीदा है मतलब हमने पेमेंट अभी तक नहीं किया है। अब समझते हैं इसमें कौन से 2 रूल्स हमको दिख रहे हैं। पहला, हमारे पास जो आया वो क्या है, हमारे पास जो आया वो है मोबाइल फोन, तो ऐसे केस में उस मोबाइल फोन का पेमेंट नहीं हो पाया है, पेमेंट हुआ ही नहीं है, आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो कैश तो गया नहीं हमारे यहां से, कैश नाम का असेट तो डिक्रीज नहीं होगा, तो यहां पे मोबाइल नाम का असेट तो इंक्रीज हो गया, पहली चीज। लेकिन कैश नाम का असेट डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि कैश में पेमेंट हमने किया ही नहीं है। और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस और थे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में, याद करने की कोशिश कीजिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में या तो हमने सामने वाली पार्टी का काम कर लिया होगा या फिर सामने वाली पार्टी ने हमारा काम कर दिया होगा। तो जब हमने मोबाइल फोन खरीदा तो मोबाइल तो हमें मिल गया, मतलब सामने वाले पार्टी ने हमको मोबाइल तो सप्लाई कर दिया, पर क्या हमने उसका पेमेंट किया है क्या? द आंसर इज नो। तो ट्रांजैक्शन किसके एंगल से पेंडिंग है, किसके लिए पेंडिंग है, हमारे लिए कि उनके लिए? हमारे लिए पेंडिंग है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारे लिए पेंडिंग होता है तो हम उसे ड्यूटी टू पे बोलते हैं, और ड्यूटी टू पे का मतलब होता है लायबिलिटी। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जैसे ही हमने मोबाइल फोन खरीदा और उसको क्रेडिट में खरीदा, टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई, कर्जा बढ़ गया। आप सोच के देखिए, अगर आपने मोबाइल फोन खरीदा है तो कभी ना कभी तो पेमेंट देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए कर्जा हुआ ना, तो ऐसे केस में उसी को हम लायबिलिटी बोल रहे हैं। कर्जा बढ़ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब एक और चीज पे गौर कीजिए, असेट और लायबिलिटीज दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं और इसलिए दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। असेट भी बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ी। तो क्या ये सारी चीजें हमको हमेशा याद रख के चलनी होंगी क्या? बिल्कुल याद रख के नहीं चलनी होंगी। आपको सारे रूल्स जो है इंडिविजुअली लगा देने हैं। आपने पहले रूल लगा दिया, फिर सिर्फ एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, तो हमने दोनों का ग्रुप देख लिया कि ये असेट जो है और ये लायबिलिटी जो है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप के आइटम हैं, तो दोनों का सेम डायरेक्शन में होना पहले से तय था, तो चलो हमारा भी सेम डायरेक्शन में ही रूल लगा है, तो हमने सही ही किया होगा। ऐसा नहीं है कि याद करके रूल्स लगाने हैं। रूल्स तो इमीडिएटली अगर लॉजिक क्लियर है तो आपके दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन उनको क्रॉस चेक करने के तरीके बता रहा हूं। ये जो मैंने आपको बात बताई कि दोनों ये 4 आइटम एक ग्रुप के हैं, ये 4 दूसरे ग्रुप के हैं, ये कहीं ना कहीं चीजें आपको क्रॉस चेक करने में काम आएंगी। रूल तो आपको इंडिविजुअली ही लगाना है। अब 6th ट्रांजैक्शन हो गया। 7th ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। बिल्डिंग सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमारे पास बिल्डिंग थी, हमने उस बिल्डिंग को बेच दिया और हमने उस बिल्डिंग को क्रेडिट में बेचा है। तो ऐसे केस में अब हमको सोचना है कि कैसे 2 एंगल्स हम इस ट्रांजैक्शन के देखेंगे। सबसे पहला,
बिल्डिंग। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि हमें ट्रांजैक्शन में से कोई दो शब्द निकालने हैं और वो दो शब्द जो हैं वो ही दो एंगल होंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रांजैक्शन में से ही कोई दो शब्द निकाल लेने हैं। आपको सोचना है और उसके एंगल से फिर आपको फाइनली जब हम डेबिट क्रेडिट में एंट्रीज पास करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन में से ही कोई वर्ड निकाल लेंगे। वहां पे बहुत स्पेसिफिकली हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने बिल्डिंग बेची है, असेट जो है हमारा रिड्यूस हो गया। अब दूसरा एंगल समझने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग तो हमारे यहां से चली गई। बिल्डिंग अगर हमारे यहां से चली गई तो क्या बदले में हमको पैसे मिले हैं क्या अभी तक? द आंसर इज नो। पैसे तो मिले ही नहीं है, इनफ्लो तो हुआ ही नहीं है। ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्या? द आंसर इज यस, ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसमें हमने सामने वाले को बिल्डिंग दी और सामने वाले से हमें पैसे लेने थे पर उसने पैसे नहीं दिए। अब अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, तो ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। फिर से हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी राइट टू रिसीव, दूसरी पॉसिबिलिटी ड्यूटी टू पे। दोनों में से क्या है ये सोचना है। क्या हमने अपना काम कर दिया है क्या? द आंसर इज यस, हमने अपना काम कर दिया है। क्या सामने वाली पार्टी ने अपना काम किया है? सामने वाली पार्टी ने अपना काम नहीं किया है, केवल हमने अपना काम किया है। हमने अपना काम किया है मतलब राइट टू रिसीव जनरेट हो गया। हमने तो बिल्डिंग दे दी, अब हमें पैसे लेने हैं। पैसे लेने हैं तो कहीं ना कहीं ये राइट टू रिसीव हमारे लिए असेट है। राइट टू रिसीव हमेशा ही असेट होता है, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। और अगर हमें किसी को पेमेंट करना है, ड्यूटी टू पे है, तो वो हमेशा हमारे लिए लायबिलिटी है। तो यहां पे तो वो राइट टू रिसीव है। अब सोच के देखिए, अगर उसने हमें अभी तक पैसे नहीं दिए हैं तो ये राइट हमारा जनरेट हो रहा है कि राइट हमारा खत्म हो रहा है? ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल का कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूं। देखिए, राइट टू रिसीव और ड्यूटी टू पे जब हमारे दिमाग में आता है तो हमें थोड़ा सा और आगे तक जाना चाहिए। राइट टू रिसीव बढ़ रहा है कि खत्म हो रहा है? या फिर अगर ड्यूटी टू पे भी है तो ड्यूटी टू पे जनरेट हो रही है कि खत्म हो रही है? मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? ये भी समझ में आना चाहिए। अब जैसे ही हमने बिल्डिंग किराए पे बेची, हमें पैसे तो मिले नहीं हैं, तो अभी अभी तो हमारा राइट स्टैब्लिश हुआ है, तो राइट टू रिसीव जनरेट हो रहा है, असेट हमारा बढ़ रहा है। कैसे हमारा असेट बढ़ा? पैसे लेने का राइट है, पैसे लेने का राइट अपने आप में एक असेट है और वो असेट हमारा इंक्रीज हो गया, राइट हमारा बढ़ गया। और बिल्डिंग नाम का असेट जो है वो बिल्डिंग नाम का असेट हमारा खत्म हो गया। तो एक असेट बढ़ा, एक असेट कम हुआ। दोनों असेट वाले रूल्स लग रहे हैं, दोनों सेम ग्रुप के हैं, और अगर दोनों सेम ग्रुप के हैं तो डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होगा ही होगा, सेम डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो हैं ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कि अगर हमने किसी से क्रेडिट में कुछ खरीदा है तो लायबिलिटी जनरेट होती है, अगर हमने किसी को क्रेडिट में कुछ बेचा है तो राइट टू रिसीव होगा, तो असेट जनरेट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब देखिए लिखा हुआ है कार परचेस्ड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रक। वैसे तो ये ट्रांजैक्शंस इन जनरली ऐसे होते नहीं हैं क्योंकि जनरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी ही होता है, लेकिन हम हर तरह के ट्रांजैक्शंस बना के प्रैक्टिस करने के एंगल से समझते हैं। कार परचेस्ड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रक। हमने एक ट्रक हमारे पास थी, वो ट्रक हमने दे दी डीलर को और डीलर ने हमें कार दे दी। तो ऐसे केस में ये भी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है ही सही, लेन देन तो हुआ ही है क्योंकि पेपर्स ट्रांसफर होंगे, हमारे पास एक नया असेट आया है जिसका नाम है कार। अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पे दो रूल्स कौन से लगेंगे। तो देखिए, क्या कैश का आउटफ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये बार्टर सिस्टम जैसा है। ऐसे ट्रांजैक्शंस मैंने बोला ना प्रैक्टिकली कम होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग को समझने के लिए ये जो असेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस के रूल्स हैं इनको समझने के लिए हम तरह तरह के ट्रांजैक्शंस बना बना के देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो कार परचेज इन एक्सचेंज ऑफ ट्रक लिखा हुआ है, तो ये बात क्लियर हो गई है कि कैश नाम का असेट कम नहीं होगा क्योंकि हमने पैसे दिए ही नहीं हैं, ना तो पैसे हमारे पास आए हैं ना ही पैसे हमारे यहां से गए हैं। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है। अब उसके अलावा ये सोचना है कि क्या आया और क्या गया, या फिर पेमेंट अगर पेंडिंग है
तो लायबिलिटी हो जाएगी, अगर पेमेंट रिसीव करना पेंडिंग है, राइट टू रिसीव है, तो असेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार लिखा हुआ है परचेस्ड, तो कार अपने आप में एक असेट है, और अगर हमने जो पेमेंट किया है वो भी किस फॉर्म में हुआ है, ट्रक, वो भी एक असेट है। तो एक असेट इंक्रीज हुआ और एक असेट डिक्रीज होना, ये तो बिल्कुल तय था। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। असेट इंक्रीज हुआ, असेट डिक्रीज हुआ। जैसे यहां पे था, एक असेट इंक्रीज हुआ, एक असेट डिक्रीज हुआ। दोनों ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है, हमने एक आइटम बेचा है और दूसरा आइटम खरीदा है। इस ट्रांजैक्शन में यहां पे हमने एक आइटम बेचा था और पैसे मिलने वाले थे, पैसे मिलने बाकी थे, राइट टू रिसीव था। ये असेट जो है ये राइट टू रिसीव वाला असेट है, और ये जो ट्रक असेट है, ये ट्रक इसीलिए असेट है क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा थी। वो असेट हमारे यहां से चला गया, कार नाम का असेट हमारे यहाँ पे आ गया। अब हमें फ्यूचर में तो कोई पेमेंट रिसीव नहीं करना है, ना ही फ्यूचर में कोई पेमेंट हमें उसे देना है, ना ही उससे कोई पेमेंट हमें लेना है। तो ना ही कोई राइट टू रिसीव है, ना ही कोई ड्यूटी टू पे है, क्योंकि ये कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। ये एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया है। कार हमको मिलनी चाहिए थी, ट्रक उनको मिलनी चाहिए थी, उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। तो ऐसे केस में कुछ भी पेंडिंग कहाँ है, कोई पेंडिंग नहीं है अगर, तो फिर ना तो राइट टू रिसीव है, ना ही ड्यूटी टू पे है। तो ऐसे केस में हमको जो दो रूल्स दिखने चाहिए, कंप्लीट ट्रांजैक्शन के एंगल से सोचना पड़ेगा। एक असेट हमारा बढ़ा, दूसरा असेट हमारा कम हो गया। और अगर हम क्रॉस चेक करने जाएं तो दोनों सेम ग्रुप के आइटम है, इसीलिए एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 3 एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इस डिस्कशन को हटाता हूं और आगे की बात अपन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं 9th ट्रांजैक्शन की। 9th ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश। ये भी एक ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने कैश में पेमेंट किया है। तो सिंपल है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया तो किसको किया होगा, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को किया होगा, एमपीईबी जैसे मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे केस में एमपीईबी ने बदले में हमारे लिए क्या किया, हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, उसके बाद ही बिल जनरेट हुआ है, ऐसा ही होता है। तो ऐसे केस में सर्विसेज तो हमने कंज्यूम कर ली, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का काम खत्म हुआ, और हमने जैसे ही कैश का पेमेंट किया हमारा काम भी खत्म हुआ, तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हुआ। अब कंप्लीट ट्रांजैक्शन है तो ऐसे केस में इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो एक्सपेंस हो जाएगा या तो असेट बन जाएगा। क्या ये जो कैश हमने पे किया है बदले में हमें कोई असेट मिला है क्या, द आंसर इज नो। लेकिन कैश जो हमने पे किया है क्या वो अपने आप में एक असेट है क्या, द आंसर इज यस। पहली चीज, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है ये अपने आप में एक एक्सपेंस है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेंगे हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ये पहला आइटम हो गया, पहला रूल हो गया, ट्रांजैक्शन को देखने का पहला एंगल हो गया। अब जो ये कैश है ये अपने आप में एक असेट है, और ये असेट डिक्रीज हो गया क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ। जितने भी कंप्लीट ट्रांजैक्शंस हम देखते जा रहे हैं उनमें अगर कैश इन्वॉल्व है तो एक तो आइटम कैश ही हो जाता है, कैश आया, कैश बढ़ा तो असेट इंक्रीज होगा, कैश कम हुआ तो असेट डिक्रीज होगा, और इस तरह से हम हर ट्रांजैक्शंस को समझते जा रहे हैं। अब अगर एक्सपेंसेस और असेट्स दोनों सेम ग्रुप के हैं तो दोनों का डायरेक्शन फिर से ऑपोजिट है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो असेट कम हो रहा है। ये हर ट्रांजैक्शन में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये ट्रांजैक्शन 9th भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब 10th ट्रांजैक्शन देखते हैं। 10th ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कार परचेस्ड बाय टेकिंग लोन। कार परचेस्ड बाय टेकिंग लोन, हमने कार खरीदी है और लोन लेके कार खरीदी है। अब इस ट्रांजैक्शन में हमको 2 एस्पेक्ट्स देखने हैं, 2 एंगल्स देखने हैं। तो सोचने की कोशिश कीजिए, क्या ये एक कैश ट्रांजैक्शन है क्या, द आंसर इज नो। क्योंकि हमने कार तो खरीद ली है लेकिन बदले में लोन का पेमेंट तो करना बाकी है। तो देखा जाए तो हमारी तरफ से एक पेमेंट जो है वो पेंडिंग हो गया है, हमारे ऊपर कर्जा है, और अगर कर्जा है तो उसको हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। लोन जो है वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और हमें मिला क्या, हमें कार मिली। कार अपने आप में एक असेट है और असेट
इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, अगर हम कोई असेट उधार लेके खरीदते हैं या फिर उधार में खरीदते हैं तो ऐसे केस में भी लायबिलिटी जनरेट होती है, और अगर लोन लेके असेट खरीदेंगे तो लोन लेने की वजह से भी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। तो मीनिंग तो कहीं ना कहीं दोनों का सेम ही है। आप उधार में असेट खरीदो या लोन लेके असेट खरीदो, बाद में आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, लायबिलिटी तो जनरेट हो ही गई। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ रहा होगा। असेट जो है वो पहले ग्रुप का आइटम है, लायबिलिटी जो है वो दूसरे ग्रुप की है, सेकंड ग्रुप की। दोनों का डायरेक्शन देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों ऑपोजिट ग्रुप्स के हैं। तो ये ट्रांजैक्शन 10th भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कैश का कोई रोल ही नहीं था, हमारी जेब से कोई पेमेंट गया ही नहीं है, ना पैसे आए हैं ना पैसे गए हैं, तो इसलिए कैश इन्वॉल्व नहीं है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 10th हो गया। अब 11th ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। 11th ट्रांजैक्शन में सपोज लिखा हुआ है बैंक लोन रीपेड इन कैश, बैंक लोन रीपेड इन कैश। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है या फिर हमें किसी से बाद में पैसे लेने का राइट जनरेट हो जाता है, तो ऐसे केस में इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और बाद में फिर उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक लोन रीपेड इन कैश। हमने कभी ना कभी पहले बैंक से लोन लिया होगा और उस लोन का आज हम रीपेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सेटलमेंट हो रहा है, ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे लोन नाम की लायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोन ले नहीं रहे हैं, हम लोन चुका रहे हैं। जो पिछला एग्जाम्पल था वहां पे लिखा हुआ था हमने कार खरीदी है, लोन लेके कार खरीदी है, तो लोन अपने आप में एक लायबिलिटी है। हाँ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है 11th, इसमें लिखा हुआ है हम लोन चुका रहे हैं। लोन चुका रहे हैं तो लायबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है। अब लोन लायबिलिटी तो खत्म होगी ही होगी लोन नाम की, लेकिन कैश नाम का असेट भी चला गया हमारे यहां से, क्योंकि हमने बदले में उन्हें कैश दिया, लायबिलिटी को सेटल करने के लिए कैश का पेमेंट करना पड़ा। तो कैश नाम का असेट चला गया, आउटफ्लो हो गया हमारा। तो कुल मिला के एक लायबिलिटी तो कम हो गई, लेकिन एक असेट भी हमारा कम हो गया। लायबिलिटी इस ग्रुप की है, असेट इस ग्रुप का है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ कम भी होते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, अगर लायबिलिटी के साथ दूसरा आइटम जो होता वो सेकेंड ग्रुप का ही होता तो डायरेक्शन पक्का ऑपोजिट होता, लेकिन एक सेकेंड ग्रुप का आइटम एक फर्स्ट ग्रुप का आइटम, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना ही था। मेरे ख्याल से बैंक लोन रीपेड वाला केस भी आपको समझ में आ गया होगा। जब हमने बैंक लोन लिया होगा तब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई होगी। अब लास्ट क्लास याद करने की कोशिश कीजिए, जब हम कंप्लीट ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे थे तब हमने इनफ्लोस और आउटफ्लोस की बात की थी। तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनफ्लोस में हम लायबिलिटीज और इनकम्स देख सकते हैं, जिसमें से लायबिलिटी में हमने केवल एक ही एग्जांपल लिखा था, लोन। और मैंने आपको वहां भी समझाने की कोशिश की थी कि लायबिलिटी का मतलब ही है कि हमारे ऊपर कर्जा है जिसका फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटीज जो होती हैं वो इन जनरल इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस में ही होती हैं। तो वहां पे हमने लोन लिख जरूर दिया था, लेकिन एक प्रकार से अगर हम लोन भी ले रहे हैं तो उस लोन का हमें रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा आगे जाके। तो लोन लेना भी अपने आप में एक इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन ही है, जिसको हम बाद में पे करेंगे, चुकाएंगे और पेमेंट करेंगे। पहले हमारे पास कैश आएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर हम कैश का पेमेंट करेंगे और लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पे हमने लोन को कंप्लीट ट्रांजैक्शन में लिखा था, वो कहीं ना कहीं चारों आइटम समझ में आ जाए आपको, इनकम समझ में आ जाए, लायबिलिटी समझ में आ जाए, असेट समझ में आ जाए, एक्सपेंस समझ में आ जाए, ये चारों बातें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने वहां पे लोन लिख दिया था। इसके अलावा कोई आइटम हमने वहां नहीं लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात होगी लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी हमेशा इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन से ही निकलेगी। ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होता है तभी लायबिलिटी का इंडिकेशन होता है या फिर राइट टू रिसीव का इंडिकेशन होता है। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे केस में लायबिलिटी कैसे हो सकती है। खैर चलिए, ये 11th एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कोई नया एग्जाम्पल आपको नहीं दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं आज वाली क्लास में और बहुत सारी बातें भी
हमने कर ली हैं, ये 8 रूल्स समझ में आना और उन रूल्स को प्रॉपरली अप्लाई कर पाना इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। और टाइम लग रहा है तो लगने देते हैं, क्योंकि हम एक नई लैंग्वेज समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें 11th में भी मिलेगा और क्लास 12 में भी मिलेगा ही मिलेगा। खैर चलिए, इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए, मैं जानता हूं कि जो आज वाली क्लास में कंसेप्ट हमने लिया है वो कंसेप्ट इजी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि सर स्टार्टिंग में ही आपने इतनी सारी चीजें पढ़ाना चालू कर दिया। तो देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके दिमाग में कोई मिसकंसेप्ट रह जाए कि अकाउंट्स बहुत इजी है, सारी चीजें बहुत स्मूथली बनती चली जाएंगी, सुनेंगे और काम हो जाएगा। हमें एफर्ट्स तो लगाने ही होंगे। और इस क्लास के बाद आपको एटलीस्ट ये बात समझ में आ गई होगी कि हमको सारी चीजें कंसेप्चुअली समझनी होंगी और उनमें हमको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो खैर चलिए, आज हमने असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस के 8 रूल्स देख लिए हैं। हमने ये बात कर ली है कि एक्सपेंस और असेट्स जो है वो एक ही ग्रुप के आइटम है जिसको डेबिट ग्रुप बोला जाता है। डेबिट का ऑल दो मीनिंग हमने डिस्कस नहीं किया है। 2 आइटम्स क्रेडिट ग्रुप के भी हैं, इनकम्स और लायबिलिटीज। अगर 2 रूल्स लगते हैं वो सेम ग्रुप के आइटम्स होते हैं तो हमेशा डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब है कि अगर एक आइटम बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। और अगर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, मतलब एक रूल लग रहा है डेबिट वाले ग्रुप का, दूसरा रूल लग रहा है क्रेडिट वाले ग्रुप का, तो दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। दोनों या तो इंक्रीज होंगे या तो दोनों डिक्रीज होंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। या फिर अगर डाउट्स होंगे भी तो आप क्लास के बाद डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपको प्रैक्टिस के एंगल से दूंगा ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर पाएं, सोच पाएं कि किस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 एंगल्स अप्लाई हो रहे हैं, कौन से 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनका डिस्कशन करें और फिर डेबिट क्रेडिट की कहानी स्टार्ट करें। खैर चलिए, आज वाली क्लास के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच।